गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स हमने स्टार्ट किया था, तो आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या होता है? मेजरमेंट पढ़ने से पहले आपके साथ कुछ एक दो बातें हम करेंगे। अब जैसे एक टर्म आती है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है? एक्चुअली क्वांटिटी कोई भी ऐसी चीज है जिसके साथ हम चार अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं वो कर पाते हैं। उनको प्लस कर पाए, उनको मल्टीप्लाई कर पाए, उनको डिवाइड कर पाए। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम नाप पाए तो इट इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल कौन सा हो सकता है? अब जैसे लेंथ है, उसको मास, उसको टाइम है, इन चीजों को हम नाप सकते हैं। लेंथ आ गया, मास आ गया, टाइम आ गया। अच्छा, और एग्जांपल हो सकते हैं एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाप सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट्स? हमको जरूरत क्या है नापने की? अब जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम सेंटेंस में लिख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में एक्सप्रेस करने के लिए एक अच्छा रहेगा, इट वुड बी बेटर इफ यू एक्सप्रेस इट इन नंबर्स। एक लॉर्ड केल्विन हुए हैं, उन्होंने कहा था कि आप जो कुछ कह रहे हैं अगर उसको नंबर्स में आप एक्सप्रेस कर पाए तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा था कि इफ यू कैन एक्सप्रेस इट इन नंबर्स व्हाट यू आर स्पीकिंग देन इट इज वेरी गुड फॉर यू, एंड इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट यू आर स्पीकिंग in terms of numbers, then your knowledge is just a meager and it is of unsatisfactory kind. वो आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए हमें उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर वैसे तो हम सेंटेंस में भी कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि अगर हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाए, उसको नंबर में माप करके हम लिख पाए, उसको मेजर कर पाए, और उसको इक्वेशन जो होती हैं, हमारे नंबर्स जो होते हैं, इक्वेशन जो होती हैं और जो लॉज ऑफ फिजिक्स जो होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ये बहुत जरूरी है कि हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाए, इनको हम नाप पाए। तो इसको नापने के लिए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट, आपसे कोई ये बात पूछे कि मेजरमेंट क्या है, नापना क्या है, तो आप हंसेंगे कि क्या क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन वाकई टेढ़ा है। तो बच्चों, मेजरमेंट होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर लेना। एक फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मेजर कर देना कि वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो उसी तरह की होनी चाहिए जो हमने नापनी है। एंड सो मेजरमेंट इज ए प्रोसेस of comparing a physical quantity with another quantity of the same kind. अब जैसे मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं पूछता हूं इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ नापनी हो, इसकी लेंथ नापनी है कितनी है। आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ये होगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मार्कर है इसकी लंबाई है 8 टाइम्स 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 8 टाइम्स आप करेंगे तो वो जितनी लंबाई बनेगी उतना लंबा ये मार्कर है।
तो अगर इसको जनरलाइज ना कर दूं इस मेजरमेंट को, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, उसको हमने नापना है, तो एक तो पहले कोई नंबर होगा, इस नंबर को मैं कह सकता हूं n, और साथ में एक और फिजिकल क्वांटिटी है, एक और को क्वांटिटी है इसी तरह की, इसको मैं कह देता हूं u, n u, where n is a numerical number and u is another quantity of the same kind as that of q. इस तरीके से हम एक जो कोई हमारे पास कोई भी चीज है उसकी लंबाई हम नाप पाएंगे। अच्छा, तो इस u को क्या कहते हैं? इस u को हम कहेंगे यूनिट, इसको हम यूनिट कहते हैं। अब ये यूनिट क्या है? ये ऐसी क्वांटिटी है जो इसकी हमने लंबाई नापनी है, लंबाई की ही एक कोई क्वांटिटी है कि वो बिल्कुल छोटी क्वांटिटी है, उतने टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएगा ये, यहां पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब यूनिट के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि हम यूनिट किसको लेंगे, और यूनिट है क्या है? ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो इसके लिए कुछ हमारे पास कुछ ऐसे होंगे कि अब कौन सा यूनिट हो सकता है। अब यूनिट के लिए 3 4 5 चीजें हो सकती हैं। एक तो यह है कि यूनिट जो हमारा है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। नंबर वन इट शुड बी वेल डिफाइंड। नंबर 2 इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज, उसका साइज जो है तो वो सूटेबल होना चाहिए। नंबर 3 इट मस्ट बी अवेलेबल एट एवरी प्लेस, हर जगह वो अवेलेबल होना भी चाहिए, इजीली अवेलेबल हमारे पास हो। फिर उसकी वैल्यू जो टाइम के साथ या प्लेस के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जहां उसकी वैल्यू कुछ और हो और कहीं चले जाएं तो वहां उसकी वैल्यू कुछ और हो। जैसे आपने देखा सुना होगा, हमारे गांव में अगर कोई चीज नापनी हो जाती थी तो हमारे गांव में ऐसे गरीब लोग हुआ करते थे, तो आटा चावल जब किसी के पास कम पड़ जाता था तो किसी के साथ तो हम पड़ोसी को, जब पड़ोस के गांव में जाते थे कि हमें आटा या चावल हमें चाहिए तो भाई दे दो। तो हमारे गांव में एक छोटा सा बर्तन हुआ करता था, एक गांव में एक बर्तन हुआ करता था भगोना, तो उसके बीच में नाप करके दे दिया करते थे कि ये लो इतने भगोने भर करके आटा हम आपको दे रहे हैं, जब आपके पास हो जाएगा हमें वापस कर दीजिएगा। एक गांव में एक भगोना होता था। अब एक गांव का भगोना दूसरे गांव जो है उसके जैसा हो ये जरूरी नहीं है। अब तो इसलिए ये एक जो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं माना जा सकता था। ऐसे ही लंबाई की बात हुआ करती थी, तो जो 6th सेंचुरी BC में इजिप्ट के लोग क्या करते थे, लंबाई नापने के लिए ये हाथ जिसको हम कहते हैं इसकी लंबाई इस्तेमाल किया करते थे कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर, ये लंबाई जो है इसको एक हाथ हम कहते हैं, वो क्यूबिट कहा करते थे। अब हर एक आदमी की ये हाथ की लंबाई अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते। इसे स्टैंडर्ड यूनिट ये नहीं था, यूनिट था उनका। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसकी आ गई है, तीसरी, चौथी और इसकी 5वीं आ गई, इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल, ये सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसलिए अगर ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टी किसी यूनिट में है तो उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं। अब आपके पास इसकी यूनिट पर ही आगे बात करते हैं। यूनिट हमारे पास 2 तरह के होते हैं। यूनिट हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक जो पहले तो होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। दे आर द इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, and with the help of them we can express almost all the physical quantities। एक थोड़ा सा बीच में बात ये आती है कि क्या जितनी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी इतने ही हमको यूनिट चाहिए क्या? नहीं, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं तो इतने सारे यूनिट हम कैसे याद रखेंगे? तो इसलिए कुछ यूनिट्स हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, कुछ क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं।
ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, और उनको यूज करके हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं उन 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी की शक्ल में। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी आती हैं, एक लेंथ, एक मास और एक आती है टाइम। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं कि इनको यूज करके और जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज 3। इसलिए दीज 3 जो हमारे पास ये 3 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और इनके जो यूनिट हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। अब जैसे लंबाई जो मीटर में नापी जाती है, मास जो होता है वो किलोग्राम में नापा जाता है, और जो टाइम जो होता है वो सेकंड में नापा जाता है। अभी हम आगे नहीं बताएंगे कि इसका सिस्टम कौन सा, वो अभी बात करने वाले हैं, एक जस्ट एग्जांपल कोट करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इन 3 को यूज करके हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं मैकेनिक्स में उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए these 3 physical quantities are called as fundamental physical quantities and these 3 units are called as fundamental units। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, इसके बाद दूसरे यूनिट्स जो आते हैं उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड, अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? अब जैसा इसके नाम से ही क्लियर है, डिराइव्ड कि ऐसे यूनिट्स जो कि इन 3 यूनिट्स को इस्तेमाल करके हम लिख पाए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाए, तो वो होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं स्पीड की। स्पीड होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपको इसकी डेफिनेशन आती होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। तो डिस्टेंस जो होता है वो नापा जाता है, डिस्टेंस होता है लेंथ बाय मीटर और डिवाइडेड बाय टाइम होता है सेकंड में, इसलिए स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर भी जो फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है। तो इन दोनों यूनिट्स को इस्तेमाल करके हमारे पास स्पीड का यूनिट आ गया है। ऐसे ही एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 यूनिट्स जो थे ये फंडामेंटल यूनिट्स थे, इनको इस्तेमाल करके बाकी जितने भी यूनिट्स हमारे पास बनेंगे उनको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। कौन से यूनिट्स? डिराइव्ड यूनिट्स। अब बात आती है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की। अब जैसे अभी आपके साथ में एक चीज डिस्कस कर रहा था कि एक गांव में और दूसरे गांव में अपने पैमाने हुआ करते थे किसी भी चीज को नापने के लिए। अगर आपको सपोज कर लो दूध ही मापना है तो उस समय लीटर तो नहीं हुआ करते थे, अपने बर्तन के माप हुआ करते थे। एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं, नहीं भी मिले तो कोई पक्की बात नहीं है। ऐसे ही अगर आपको तोल के लिए ले जाना है तो कहीं कहीं एक पत्थर से नाप लिया जाता था कि हाँ इतना सारा वेट लेके आपको कोई चीज दे रहे हैं। और लंबाई के लिए तो एग्जांपल मैंने आपको दिया। आज भी कहीं आप इंटीरियर में बड़े दूर दराज गांव में चले जाएं, वहां पर आजकल भी ये जो मिस्त्री लोग जो होते हैं वो हाथ से ही नापा करते हैं, लेकिन वो वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसलिए देयर वाज नीड ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक प्रोटोकॉल बना दिया जाता है कि इसमें लंबाई नापने का पैमाना हमारे पास क्या होगा, वेट नापने का क्या होगा, उसके बाद अगर आपको कोई लिक्विड नापना है तो उसका क्या होगा। तो इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 600 BC में इजिप्ट में क्यूबड जो है तो वो लेंथ की शक्ल में नापा जा सकता था। वो जो मैंने हाथ वाला बताया, एक हाथ की लंबाई, उसको एज लेंथ का यूनिट वहां वो जो एक्सेप्ट कर लिया जाता था 600 BC में। फिर उसके बाद जो अगर हम ये मीट्रिक सिस्टम जो हमारे आए हैं इनकी अगर हम बात करें तो
1585 में फ्रांस में मीट्रिक सिस्टम जो है तो वो इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ था। उन्होंने मीट्रिक सिस्टम जो स्टार्ट कर दिया था। 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में जो है तो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, आप 12th में जाकर के उनके बारे में काफी सारा पढ़ेंगे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने गॉस थ्योरम भी दिया हमारे फिजिक्स के लिए, बड़ी अच्छी सी एक। तो उन्होंने प्रपोज किया था कि वहां की जो उसकी जर्मन गवर्नमेंट थी उनके सामने उन्होंने प्रपोज किया कि एक CGS सिस्टम जो है तो इसको लागू किया जाए। इसको कई कई जगह बाद में गॉसियन सिस्टम भी कहते रहे लोग। CGS सिस्टम मतलब क्या हो गया कि लंबाई को नापें तो सेंटीमीटर में नापें, अब वेट नापना है तो ग्राम में नापें, और अगर टाइम नापना है तो सेकंड में नापा जाए। ऐसा सिस्टम लागू किया जाए, उन्होंने प्रपोज किया 1832 ईस्वी में। तो 1873 ईस्वी में क्या हुआ, 1873 अक्मेटिया ब्रिटिश एसोसिएशन, उसमें हमारे दो फिजिक्स के बड़े अच्छे साइंसदान उसमें मौजूद थे, उन्होंने इसको लागू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1873 में जो CGS सिस्टम लागू हो गया। 1889 में क्या हो गया, एक जॉर्जी करके साइंटिस्ट हैं, इटली के थे, तो इन्होंने कहा कि इसकी जगह MKS सिस्टम जो है तो वो उसको लागू किया जाना चाहिए। MKS जो सिस्टम था उनमें क्या था कि लंबाई नापने के लिए मीटर हो, वेट नापने के लिए किलोग्राम हो, और टाइम नापने के लिए सेकंड होना चाहिए, ऐसा सिस्टम हो। और वो लागू भी हो गया, 1889 से वो चालू हो गया। बट 1960 आते आते 1960 से पहले ही जबकि इसकी सुगबुगाहट चल पड़ी थी कि नहीं ये ऐसा सिस्टम है, ये जो वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, सभी लोग इसको नहीं नापते हैं। और ये एक बड़ा कारण था। उसके बीच में एक FPS सिस्टम भी आया था। FPS सिस्टम आज भी चलता है अमेरिका में, इसमें हाँ अमेरिका में। अब चूंकि बात यह है कि ये जो फ्रांस जो था, फ्रांस के और तो अमेरिका के रिश्ते कोई अच्छे नहीं थे। अब चूंकि फ्रांस ने कोई चीज डेवलप की है तो अमेरिका उसको मानता नहीं था। और आज भी कहीं अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो वहां पर वो ऐसा सिस्टम को इतना अच्छे तरीके से नहीं नापते हैं। वहां पर अभी भी फुट में बात होती है, फुट में लंबाई नापी जाती है, यार्ड में लंबाई नापी जाती है, वेट जो पाउंड में नापा जाता है। तो इस पाउंड में वेट को नापते हैं और सेकंड को तो खैर टाइम को तो उसमें नापते हैं। लेकिन एनी हो, हम बात कर रहे थे 1960 में जो 6th कॉन्फ्रेंस हुई वेट्स एंड मेयर की, उनमें एक ऐसा फैसला लिया गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जाए इसके यूनिट्स का, जो कि पूरी दुनिया को मान्य हो, जिसको पूरी दुनिया माने। और उसको नाम दिया गया, हम इंग्लिश में बात करते हैं तो SI यूनिट्स कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल्स। आप चूंकि फ्रांस में उसका था इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनाइट्स, अब उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उसको शॉर्ट फॉर्म में SI यूनिट्स कहा जाता है। अब SI यूनिट्स जो है तो उसमें क्या कहा गया, एक्चुअली ये सिर्फ MKS सिस्टम की ही एक वर्जन है। MKS सिस्टम जो था मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, इसका ही एडवांस वर्जन है। तो MKS सिस्टम में तो 3 ही थे, और जो SI सिस्टम है इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे और 2 डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। सॉरी, 2 डिराइव्ड नहीं है, 2 जो है तो वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं।
तो है एमकेआर सिस्टम ही। तो ये 1960 में ये लागू हो गया। तो इस प्रकार ये था सारा सफर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स का। तो ऐसा सिस्टम जो है इसमें, हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम बात करें, जो लेंथ, मास, टाइम, फिर एम्पेयर जो होती है इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके बाद आ गया जो टेम्परेचर, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम मोल कहते हैं। ये 7 थे फंडामेंटल यूनिट्स। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी इसके साथ हैं जिसको हम कहते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये इसमें 9 हमारे पास यूनिट्स हैं, 7 इसके जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जो एसआई सिस्टम में आते हैं। अब अगले चैप्टर में अगला जो आपको वीडियो हम भेजेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि एसआई सिस्टम में ये जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स ली है, कि जैसे अगर बात की है लेंथ जो है, तो लेंथ का यूनिट जो है तो वो मीटर है। 1 मीटर कितना लंबा होगा। अगर हमने किलोग्राम की बात की है, इसकी जो वेट की, मास की, तो 1 किलोग्राम कितना होगा, इसके बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, thank you for watching this video. Stay home, stay safe. Thank you very much.